हमारे साथ मौजूद है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट। और कमलेश भट्ट आज उनके साथ जो कि बेरोजगार युवा है और बैकलॉग की भर्ती को लेकर जो कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा आयोग के समक्ष रखने आए थे, उनके साथ ही यहाँ पर मौजूद थे। उनके नेतृत्व में आज इन युवाओं ने एसटीएससी आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की थी। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर। भट्ट जी, यहाँ बैकलॉग की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर और अपने जो प्राथमिक शिक्षा की भर्ती को लेकर ये युवा मौजूद थे यहाँ पर, आपके नेतृत्व में आयोग के अध्यक्ष से इन्होंने मुलाकात की। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से क्या आश्वासन इनको मिला है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो ये पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में तमाम सरकारी विभागों में SC ST OBC के पद वैकेंट है, आरक्षित वर्ग के पद वैकेंट है। और हमारी पिछले कई वर्षों से मांग चल रही है बैकलॉग संघ की कि भाई जो SC ST OBC के जो रिजर्व कैटेगरी के आरक्षित वर्ग के जो बैकलॉग के पद है उन्हें खोला जाए। सरकार इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए। हमने पूर्व में भी 1 साल परेड ग्राउंड में आंदोलन किया और सरकार खोल भी रही है, लेकिन धीरे धीरे खोल रही है। और अब समय जाने को है, हम दोबारा भी पूर्व में कुछ दिन पहले हमने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भी ज्ञापन सौंपा, उनसे भी मांग करी, उन्होंने मुख्य सचिव के लिए लिखा। आज इसी कड़ी में हम आयोग के अध्यक्ष के पास आए हैं कि आप हमारे संरक्षण करता है। आयोग अपने आप में एक न्यायालय है, सब जुडिशियली है। हम उनसे भी मांग करें कि भाई आप कम से कम अनुसूचित जनजाति और जाति के जो पद हैं सरकारी विभागों में, आप क्यों नहीं उसके लिए मुख्य सचिव को लिखते, क्यों नहीं आदेशित करते? वरना इस तरह क्या है कि आप सोचें कि ये तो कहीं ना कहीं अन्याय, संविधान का भी कहीं ना कहीं अपमान, जो हमें व्यवस्था संविधान ने दी है आरक्षित वर्ग के लिए, उसको भी पालन नहीं किया जा रहा। आप ये देखिए कि ये BED-TT के छात्र थे, इनके लिए बाकायदा हाईकोर्ट के भी निर्देश हुए, लेकिन अभी तक पद नहीं भरे जा रहे हैं। आपने कहा हाईकोर्ट के भी निर्देश है और एसटीएससी आयोग से भी आपने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद और आपने इनकी पीड़ा को रखा उनके समक्ष, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? क्या किसी अधिकारी से उनकी वार्ता अभी हुई है फ़ोन कॉल के माध्यम से, या कुछ आपको आश्वासन मिला? उन्होंने अभी कार्मिक सचिव से बात करी है और कार्मिक सचिव से उन्होंने कहा है कि भाई आप इनकी जो बैकलॉग के पद हैं आरक्षित वर्ग के, आप उन पर तत्काल भर्ती कार्रवाई शुरू करिए। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इसमें सभी विभागों से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरू करवाएंगे। और उन्होंने एक डेलीगेशन के लिए हमारे लिए कहा है कि कल एक 4-5 सदस्य का डेलीगेशन मिलने का समय भी दिया है। चौहान महेंद्र जी, क्या आपकी मांगे हैं, किस मांग को लेकर आप यहाँ मौजूद हैं? जी सर, हमने कुंभ ड्यूटी से पहले हमसे ट्रेनिंग करवाई गई थी कुंभ के लिए, तो हमने पुलिस लाइन में ट्रेनिंग की 15 दिन का प्रशिक्षण जनवरी में। उसके बावजूद हमारी ना तो कोई ड्यूटी लगवाई गई और फिर हमें उसके बाद उन्होंने कुंभ के लिए बुलाया। तो हम कुंभ में गए, हमने वहाँ बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी की अपने पूरे तन मन धन से। उसके बाद हमें प्रमाण पत्र देने के लिए जब हमने मांग की तो विभाग वालों ने हमें मना किया। तो जब मना किया तो हमने कहा कि भाई हमें भी प्रमाण पत्र चाहिए, हम भी पुलिस की तरह हम भी ड्यूटी कर रहे हैं हर क्षेत्र में, मतलब चाहे थाने में हो, कहीं कोविड काल में हो, हमारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं तन मन धन से। तो हमारी ये मांग थी कि हमें प्रमाण पत्र दिया जाए। और आज हमें भट्ट जी के सहयोग से, कमलेश भट्ट जी जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया इसमें शुरू से लास्ट तक। और आज हमें DO साहब ने ये बता दिया है कि भाई आपको 25 तारीख तक हम प्रमाण पत्र आपके ब्लॉक में पहुंचा दें। भट्ट जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका। PRD के संघर्ष आप आज खड़े हुए हैं, क्या मांगे इन लोगों की है और आप के नेतृत्व में जो इन्होंने आज मुलाकात की है, क्या आश्वासन इनको मिला है? ये जो युवा हैं, इन्हें कुछ समय पूर्व ब्लॉक वाइज चयनित करके इन युवाओं की ट्रेनिंग कराई गई और 15 दिन का इनका प्रशिक्षण यहाँ पे हुआ, पुलिस लाइन में हुआ, आमवाला में हुआ, PRD विभाग द्वारा। और इन युवाओं ने, आप ये लगा लीजिए, जब कोविड जैसी कठिन परिस्थिति रहती जिस समय कोई भी ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं था, उस कठिन समय में जिस समय जान हथेली पर रखकर इन लोग आगे आए
और चाहे वो हरिद्वार कुंभ महाकुंभ में चाहे ड्यूटी का समय हो या अन्य जगह कोविड व्यवस्थाओं में जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगाई उन जगह इन बेरोजगार युवाओं ने ड्यूटी करी। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि कितनी संवेदनशील मामला है कि इन्होंने पूरा जो उसका प्रशिक्षण है 15 दिन पूरा किया और ड्यूटी अभी की, उसके बावजूद इनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। सर 15 दिन का आपने कहा प्रशिक्षण भी पूरा किया, बावजूद उसके प्रमाण पत्र देने में आखिर सरकार को इतनी आपत्ति क्यों? जो काम इन्होंने किया है उस समय अवधि का प्रमाण पत्र देने में इतना विलम्ब क्यों? मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो पीआरडी में बैठे अधिकारी हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जब हम माननीय मंत्री जी से मिलने गए तो मंत्री जी ने हमारे सामने फ़ोन पे वार्ता करी पीआरडी के अधिकारियों से, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 हफ्ते में आप सभी जवानों को जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वो प्रदान कर देंगे। लेकिन 1 सप्ताह तो छोड़िए 15 दिन बीत गए, अभी तक भी ये प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। आज जब छात्र कहीं आप सोचिए कि जौनसार के त्यूनी जैसे दूरस्थ इलाके से, लाखा मंडल से, यहाँ पे लगा लीजिए कि पजीटी लानी, इतने दूरस्थ क्षेत्र से, कोई रायपुर के कहीं से आ रहे, पूरे जिले के लोग इतने दूर दूर से चक्कर काट रहे और सिर्फ प्रमाण पत्र के लिए भी इतना चक्कर काटना पड़ रहा। आज आपने मुलाकात की है, क्या आश्वासन मिला है, कब तक मिलेंगे और किस माध्यम से इन तक पहुँचेंगे? हमने उनको कह दिया है अधिकारियों को, जो यहाँ देहरादून के डीओ, हमने उनसे वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि आपको 22 से 25 के बीच में प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे और अगर 25 के तक अगर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हुए तो हम साथ ही यहीं गेट पे बैठकर धरना देंगे। धन्यवाद। सर जीआरडी कॉलेज में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है पूरा मामला? ये जो जीआरडी कॉलेज है, यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक के छात्र थे, जो अपने SC ST OBC अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र थे, उन्होंने यहाँ प्रवेश लिए थे और उन्होंने प्रवेश इसलिए लिए थे कि उन्हें कहा गया था कि जो आपका शुल्क है, जो फीस का शुल्क होगा वो आपकी स्कॉलरशिप के माध्यम से लिया जाएगा। अब जब इन्होंने डिग्री यहाँ पूरी कर ली और इनको डिग्री मिलनी थी तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन ने इनकी डिग्रियां देने से मना कर दी और इन्हें कहा कि जब आप शुल्क जो है स्कॉलरशिप के अलावा भी आपको देना पड़ेगा, और इतना शुल्क इन गरीब छात्रों के पास था नहीं, जिसके कारण जो कॉलेज प्रशासन है वो इनको डिग्रियां नहीं दे रहा था। जब इन्होंने हमें सूचना करी तो हम यहाँ आए, हमने कहा जब कॉलेज प्रशासन इन्हें प्रवेश देते हुए शर्तें रखी थी तो आज कॉलेज प्रशासन मुकर नहीं सकता। और जब हमने इनका विरोध किया, एक दिन यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे, तो इनके प्रशासन को झुकना पड़ा और आज उसके फलस्वरूप रिजल्ट ये है कि कई छात्रों को उन्होंने डिग्रियां प्रदान कर दी हैं, जिसमें हमारे साथ छात्र। जी सर, कुछ छात्रों की अभी भी डिग्रियां शेष बची हुई है, उसमें क्या मसला आपको लग रहा है, क्या त्रुटियां? उसमें उनके कुछ ना कुछ जो डॉक्यूमेंट्स उसका वेरिफिकेशन होना है और कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इनको हम 1-2 दिन जांच के बाद इनको भी डिग्रियां प्रदान करें, और अगर इन्हें डिग्रियां ना मिली तो हम इसके लिए जो है जिला प्रशासन के पास जाएंगे कि छात्रों का ऐसा अहित नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कहीं तक भी आंदोलन करना। धन्यवाद। अजीत सिंह चौहान नाम है मेरा। हमारा जो एडमिशन था वो स्कॉलरशिप बेस पे हुआ था, तो पहले तो बोल दिया गया कि तुम्हारी जो फीस है वो स्कॉलरशिप में ही काट दी जाएगी। तो जब हमारा स्कॉलरशिप आ भी गई और हमारे जो चेक थी, कैश बुक थी, वो पहले साइन करा के इन्होंने रख ली, तो हमारी फीस सारी स्कॉलरशिप इन्होंने रख ली जो भी आई होगी। तो अब बाद में बोल रहे हैं कि तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आई, अब तुम्हें नहीं आई तो तुम्हें फ़ीस देनी पड़ेगी। अब जब हमारा स्कॉलरशिप एडिशन हुआ है तो हम क्यों देंगे इनके बकाया फीस? तो सर हम 3-4 दिन आ गए थे, तब भी हमें कोई वो नहीं मिला, इसका कोई नतीजा नहीं मिला। तो हमने फिर माननीय भट्ट जी से हमने अनुरोध किया, इन्हें बुलाया, फिर उनके माध्यम से हमें डिप्लोमा मिल पाया। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर कमी है जिनका भट्ट जी प्रयास कर रहे हैं दिलाने के लिए, और कुछ बच्चों का मिल चुका है। अभी 3 साल और हो गए पर हमें अभी तक डिप्लोमा नहीं मिला। अब ये बोल रहे हैं कि आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, और जिसके कारण हमें यहाँ पर हमारे जो बड़े भाई है कमलेश भाई जी, इनको हमें अनुरोध किया कि भैया जी आपको आना पड़ेगा, और इन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया, और यहाँ पर हमारे साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर डटे रहे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट छात्रों के साथ जीआरडी कॉलेज के मुख्य गेट पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद जीआरडी कॉलेज प्रशासन और भट्ट के मध्य वार्तालाप हुई। तब जाकर अधिकतम छात्रों की डिग्रियों को जो रुकी पड़ी थी उन्हें मिल पाई। कुछ छात्रों की अभी भी शेष बची हुई हैं, उस पर भी भट्ट लगातार समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं और जल्द उन छात्रों को भी उनकी डिग्रियां उपलब्ध करवाने की कोशिश में हैं। पीड़ित छात्रों ने भट्ट का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी इस समस्या के लिए यदि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट नहीं आते तो शायद हमें हमारी डिग्रियां आज भी उपलब्ध नहीं हो पाती। वहीं जिन छात्रों को अभी डिग्रियां नहीं मिल पाई हैं, उन्होंने भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट से मदद की गुहार लगाई है।
जिस पर कमलेश भट्ट के द्वारा छात्रों को मदद का पूर्ण भरोसा दिया गया है। मिलता मेरे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेता कमलेश भट्ट भी मौजूद है। मैं जानने की कोशिश करूंगा, भट्ट जी, बार बार कहीं ना कहीं युवाओं के मनोबल को ये ठेस नहीं पहुंच रहा है सर, क्योंकि इससे पहले सचिवालय कूच किया गया था, आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई शायद प्रदेश सरकार कोई नुमाइंदा यहाँ आया नहीं है इनकी समस्या को सुनने के लिए। देखिए, ये बहुत दुखद विषय है कि ये जो बेरोजगार युवा उत्तराखंड में रोजगार के जैसे साधन कम है, पहाड़ी प्रदेश है, अधिकतर लोग जो हैं सरकारी विभागों में जो विज्ञप्तियां हैं या नौकरियां हैं उन पर निर्भर हैं। और ये अभ्यर्थी जो हैं पिछले कई वर्षों से, आप देखें कि पिछली भर्ती जो 7 वर्ष पूर्व आई थी और 7 वर्ष से पूर्व से ये छात्र जो हैं उन भर्तियों की तैयारी में लगे हैं, चाहे वो शारीरिक उसकी तैयारी की बात हो, चाहे लिखित परीक्षा की तैयारी। और 7 वर्षों में ऐसे कई अभ्यर्थी होंगे जिनकी बेचारों की उम्र भी निकल गई होगी, और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र अगर अभी भर्ती ना आई तो आगे भर्ती में सम्मिलित होने लायक नहीं रहेंगे। और ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि उत्तराखंड में पुलिस भर्ती की बहुत आवश्यकता भी है। आप देखिए, अन्य राज्यों के सापेक्ष, आप देखें पूरे भारत के सापेक्ष प्रति व्यक्ति जो पुलिस व्यवस्था चाहिए वो नहीं है। आप देखिए, कुंभ हुआ भी तो भी अन्य फोर्सेज को अन्य प्रदेशों से फोर्स मंगाई गई। बिल्कुल, पूर्व में भी जब धरना हुआ था तो प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पीआरओ ने कहा था कि हम जल्द ही इस पे कार्रवाई करेंगे, और अभी तक हुई नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए, उत्तराखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री वो युवा हैं, भले ही उन्हें समय कम हुआ है अभी मुख्यमंत्री बन के, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि पूर्व में भी जो सरकारें यहाँ रही है, जो जो युवाओं से हटकर चला है या युवाओं के खिलाफ चला है, वो दोबारा प्रदेश में आया नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेता कमलेश भट्ट की प्रतिक्रिया है कि जो युवा से टकराएगा वो कहीं ना कहीं दोबारा भी सरकार में आना है तो मुश्किलें पैदा हो जाएगी। और हम मिलके अपनी बात रखेंगे, और मैं खुद भी आज सचिवालय में पता कर लेता हूँ कि ये मैटर कहाँ अटका हुआ है और इसको जल्द कराते हैं। और मुख्यमंत्री जी से मैंने बोल दिया कि मुख्यमंत्री जी से भी इनकी वार्ता आज शाम को और नहीं तो अगले 2-3 दिन के अंदर करवा देंगे। सीएम साहब आज है नहीं, वो अल्मोड़ा और टिहरी के दौरे पे देर रात तक आएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि आपको 2 या 4 दिन में ये पुलिस भर्ती के संबंध में जो है वो विभाग से भी और आयोग से भी जो समस्या है उसको दूर करेंगे। और उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लगने से पहले हम इस भर्ती को विज्ञप्ति जारी कर देंगे, और ये विज्ञप्ति जो है जारी होनी है, ये सरकार का वादा है। और उन्होंने कहा हम आपका 2-4 आदमी का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से ही मिलवाएंगे इस पुलिस भर्ती के संबंध में। क्या आपको नहीं लगता कि इतना समय नहीं है सरकार के पास और जल्द ही आचार संहिता लग सकती है? क्या ये कहीं ना कहीं युवाओं को टालने का टाल मटोल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा है कि ये भर्ती जो है सरकार ने पहले पूर्व में मुख्यमंत्री ने भी कहा है और हम भी कह रहे हैं कि भर्ती पहले से चल रही है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई नया प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। यदि ये जल्द नहीं हुआ है तो आगामी क्या रणनीति? उग्र आंदोलन का पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा युवाओं द्वारा, और हर एक जिला स्तर पे आंदोलन किया जाएगा। तो ये हमें भर्ती चाहिए, कांस्टेबल की भर्ती चाहिए। भर्ती चाहिए आप? हाँ, ट्रेंड पे रहते हैं सर, तैयारी कर रहे हैं। कितने सालों से? 2-3 सालों से। 3 सालों से। ये आपका नाम? रेशमा। रेशमा जी, तो आप क्या चाह रहे हैं? सोएंगे नहीं। तो मेरा आप सबसे आह्वान है कि देखिए, आज ये मेरे घर की घटना है या कल मोती सिंह के घर की घटना है, किसी के घर की घटना भी हो सकती है, लेकिन मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप लोग मोती सिंह को न्याय दिलाने के लिए कंधा से कंधा मिला के चलना। आप लोग तैयार हैं? हाँ। देखिए, आपकी पढ़ाई लिखाई है, मैं मानता हूँ बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा समय, कल के दिन अगर हमारे भाई के साथ या मेरी बहन के साथ या किसी के साथ इस तरह घटना है, तब हमारी पढ़ाई लिखाई आड़े नहीं आएगी। मैं जब उनके घर में गया, मुझे आज भी याद है मोती सिंह के जब मैं घर में गया
तो उनकी माताजी या उनका परिवार की स्थिति है, ना तो वो 18 दिनों से शोक खोल पा रहे, ना तो झोंका लगा पा रहे घर में, और ना शोक रख पा रहे। आप सोचिए, आदमी एक बार अगर बॉडी भी मिल जाए उसकी तो ये संतुष्ट हो जाती, चल मर गया भाई, अब अंतिम संस्कार करके आगे बढ़े। लेकिन उसके घर में 18-20 दिन हो गए, ना तो वो बेचारे शोक खोल पा रहे, ना शोक रख पा रहे। और ये हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है। तो मैं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लगी थी वहाँ पर, तो उसका कोई प्रभाव पड़ा है या इसके सफल में? देखिए, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, सब चीज किया, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई हत्या का जो रहस्योद्घाटन होना था, कोई रहस्य खुला नहीं। आरोपी जेल में बंद है, उनकी रिमांड पे भी ले चुका है, लेकिन अभी तक हत्या का खुलासा नहीं हुआ, ना शव मिला इतने दिन बाद। तो हम कैसे मान लें कि वो हत्या के पीछे क्या साजिश थी या क्या नहीं? जब तक शव नहीं मिलेगा, पीएम नहीं होगा, तब तक हमें कह नहीं सकते कि हत्या कैसे हुई और किस कारणों से हुई। आपका कहना मतलब ये पुलिस कुछ नहीं कर रही कार्रवाई? हम ये नहीं कह रहे पुलिस कुछ नहीं करी, लेकिन हमें लगता है कि पुलिस अगर 18-20 दिन तक भी शव नहीं खोज पाई या उनसे उगलवा नहीं पाई हत्या का राज, तो मुझे लगता है या तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए या SIT जांच होनी चाहिए। आपने जिक्र किया है कि अभी अभी जो फॉरेस्ट गार्ड में चयनित हुए हैं युवा, उनको भी कहीं ना कहीं उसके संबंध में भी आपने आंदोलन किया था, और उसके बाद जो एक विशेष कैटेगरी निर्धारित की गई थी, PCM और आर्ट के अलग अलग लोग नहीं भर पा रहे थे, आपका उसमें योगदान रहा है। बड़े कई बेरोजगार युवाओं के साथ आपने धरना दिया था, उसके बाद प्रक्रिया खुली है। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवा लोग आपको इसके लिए बधाई भी दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आगामी समय में भी इस तरह की अगर अनियमितताएँ बरती जाती है इन छात्रों के प्रति, तो आप इनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में तमाम भर्तियां जो भी आती है, आप ये लगा लीजिए कि फॉरेस्ट गार्ड में जो भर्ती आई तो उसमें कहा कि गार्ड भी बिना साइंस वाला, जिसने 12th साइंस ना हो, भर ही नहीं सकता था, फॉर्म साइंस नहीं भर सकता था। हमने उसकी पहली भर्ती थी जिसकी पूरी चलती हुई भर्ती में नियमावली चेंज कराई, और आज देखिए कि लाखों बेरोजगार युवाओं ने फॉर्म भरने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम माने गए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना गया। अगर वो उस समय परिवर्तन ना होता तो अभी देखिए, अभी फिर आई 800 कुछ की फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, वो फॉर्म जो है आज भी आर्ट्स वाले उस फॉर्मों को ना भर पाते। तो उससे कहीं ना कहीं अपने उत्तराखंड प्रदेश के जो बेरोजगार युवा थे, आप देखिए सारी जगह साइंस की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और साइंस वालों के लिए आप देखिए उद्यान विभाग की भर्ती आई, तो उद्यान विभाग में क्या करा, उन्होंने कह दिया कि BSc बॉटनी जो CBZ वाले हैं उनको नहीं रखेंगे, हम खाली एग्रीकल्चर वालों को। हमने कहा भाई उत्तराखंड में जो उसकी भाई आप अगर वन विभाग की बात करो तो उसकी जो मदर टंग है वो बॉटनी है, आप CBZ वालों को नहीं कहेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में जितने सरकारी कॉलेज उसमें सारी जगह CBZ पढ़ाया जाता है। BSc एग्रीकल्चर तो कुछ 1-2 मात्र सरकारी संस्थान नहीं तो प्राइवेट हैं। हमने उसका भी विरोध किया, और तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे सुबोध उनियाल जी ने उस भर्ती में भी जो CBZ वर्ग के छात्र उनको मिली। और आप देखिए वीडियो भर्ती परीक्षा में जिसमें लोगों ने 10-10 लाख रुपए लेकर अपना सिलेक्शन किया, हमने उस भर्ती के लिए भी आंदोलन किया, वो भर्ती भी कैंसिल कराई। ऐसे तमाम जब भी भर्तियों में कई अनियमितता पाती है, हम उसके लिए खड़े रहे हमेशा। हमारा बेरोजगार महासंघ जो है उसके लिए हमेशा लड़ता रहा, और हमने जब भी जो चीज़ छानी है वो करके दिखाया है। धन्यवाद सर। तो